हेलो व्यूवर्स, करियर गाइडेंस की एक और वीडियो में खुश आमदीद। मैं हूं जीशान और आज का ये इंटरव्यू मैं कंडक्ट करने जा रहा हूं ऑन द बिहाफ ऑफ टीडीवी। आज का इंटरव्यू खास होने जा रहा है क्योंकि आज हमारे साथ गेस्ट्स हैं एकेयू के स्टूडेंट्स जो हाल ही में अपने बीएससीएन के डिग्रीज परस्यू कर रहे हैं फ्रॉम एकेयू। तो थैंक यू सो मच, वी वेलकम यू गाइस। हाउ आर यू डूइंग टुडे? We are doing Fine. well. We are doing fine. Thank you so अच्छा, much. ऑन क्विक नोट लेट मी इंट्रोड्यूस यू गाइस। हमारे व्यूवर्स के लिए इंट्रोडक्शन वगैरह हम डिटेल में बाद में बात करते हैं। ऑन द टॉप इट्स अनमोल एंड इट्स समरीना आलम। चलो खैर, डिटेल में हम इंट्रोडक्शन वगैरह बाद में कर लेते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग वी हैव टू रीड अवर इंडिविजुअल कॉन्सेंट्स। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना कॉन्सेंट पढ़ लेता हूँ, देन आई विल आस्क यू गाइस टू रीड योर कॉन्सेंट्स। आर यू ओके विद Oh, दैट? yes. चले सही। I voluntarily accepted TDB World's request to act as the host or interviewer for this interview. I grant full permission to TDB World to record, upload, and share this content across their official platforms, including YouTube. I understand that the purpose is to support junior learning and development. I have no objection to the public use of my voice and image as part of this educational content. So, Anmol, can you please read your consent? Sure. I have voluntarily participated in this interview of my own free will. I grant full permission to TDB World to record, upload, and publicly share this interview, including my visible appearance and voice, on their official YouTube channel and other educational platforms. I understand that the content may be used for educational and guidance purposes aimed at juniors, and I waive any claim to compensation or future rights related to this recording. Thank you so much, Anmol. Sabrina, can you read your consent, please? I have voluntarily participated in this interview of my own free will. I grant full permission to TDB World to record, upload, and publicly share this interview, including my visible appearance and voice, on their official YouTube channel and other educational platforms. I understand that the content may be used for educational and guidance purposes aimed to juniors, and I waive any claims to compensation or future rights related to this recording. अच्छा, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप ना ज़रा अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताइए। अपने नाम, किस जगह से आप ताल्लुक़ रखते हैं और किस ईयर के स्टूडेंट से आप एकेयू में, ये आप बता दीजिए प्लीज़। तो मेरा नाम अनमोल अहमद है और मैं दनियोर गिलगित से ताल्लुक़ रखती हूँ। और मैं जो है खान यूनिवर्सिटी में BSCN की अभी थर्ड ईयर में हूँ। हम्म। मेरा नाम समरीना आलम है। मैं मुर्तज़ाबाद हुंजा से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं अभी AKU में फर्स्ट ईयर BSN की स्टूडेंट हूँ। हम्म। Thank you. चले, थैंक यू सो मच फॉर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अच्छा, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपने नर्सिंग ही एज अ करियर क्यों चूज किया? क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? एंड वाज इट योर पर्सनल चॉइस या फिर कोई और रीज़न हो सकता है? फॉर मी अगर मैं कहूँ तो नर्सिंग जो है मेरा पैशन था एक तरह से। हम्म। और कोई इसमें जो है ऑफ कोर्स नर्सिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें आता है लोगों को सर्व करना। तो सर्विस जो है मेरे ख्याल में एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा पाथ है जिसके जरिए से हम लोग अपने लिए पीस फाइंड कर सकते हैं। तो लाइफ में अगर लोग इमेजिन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी इलनेस और हम उस वक्त उसका केयर कर रहे हैं, तो उसकी जो अप्रिसिएशन हमें मिलेगी या उसकी जो प्रेयर्स हमें मिलेंगी उससे एक बड़ा ज्यादा एक पीसफुल या फिर एक ऐसा मुकाम हमें कहीं और नहीं मिल सकता था। तो आई डिसाइडेड टू चूज नर्सिंग फॉर दैट। और एक यू में चूज करने का मकसद भी ये था कि फैसिलिटीज ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं और क्वालिटी एजुकेशन। राइट। समरीना, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? सर, मैंने बचपन से हमेशा से अपनी लाइफ में नर्सेज और डॉक्टर्स को हेल्थ केयर प्रोफेशन में कंट्रीब्यूट करते देखा था और वो जो मेरे लिए एक हमेशा से मोटिवेशन रहा है। तो व्हेन आई इंटर्ड इनटू फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मैंने अपनी लाइफ का ये पैशन बनाया और कि मैं नर्सिंग करूँगी और AKU यूनिवर्सिटी से करूँगी। और अगर हम नर्सिंग जनरली बात करते हैं तो नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती है, पेशेंट्स की होलिस्टिक केयर में, पेशेंट्स की उनकी हेल्थ की केयर में। तो हर चीज़ हर जगह पे नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं या नर्सिंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वो मेरे लिए एक मोटिवेशन था। और AKU चूज़ करने का जो रीज़न ये था कि AKU हमेशा से एक रिकॉर्ड रही है, AKU की रिकॉर्ड रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द पाकिस्तान की वो क्वालिटी एजुकेशन के साथ स्टूडेंट्स को उनकी पर्सनल डेवलपमेंट और उनकी जो प्रोफेशनल ग्रूमिंग है वो सब में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। यहाँ की जो कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स को ग्रूमिंग मिलती है वो बहुत यूनिक होती है। तो ये मेरे लिए एक हमेशा से लाइक यहाँ आने के लिए एक ड्रिफ्ट फोर्स था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे AKU को चूज़ किया। थैंक यू सो मच समरीना, दैट्स रियली इंस्पिरेशनल। तो अच्छा, मेरा अभी आपसे अगला सवाल ये है कि समरीना, आपसे मेरा सवाल ये है कि
क्योंकि आप एडमिशन प्रोसेस के थ्रू आप गुजरी है ना, आपको पता है कि किस तरह से किन मरहलात से गुजरना होता है किसी भी पोटेंशियल कैंडिडेट को। तो आप हमें एडमिशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू बता सकेंगी कि किस तरह से अप्लाई करना होता है AKU की BSN के लिए, और कहाँ से अप्लाई करना होता है, और टेस्ट एंड इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ चीज़ें बता दीजिएगा। सर एक्यू की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ से हम बेसिकली फॉर्म फिल करते हैं, जो कि एक्यूबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मार्च के आई गेस एंड से और अप्रैल के मिड तक जो हमारे पास फॉर्म्स होती हैं वो ओपन होती है। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्यू की जो वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे बार बार नोटिफिकेशन आती है कि आपके जो फॉर्म्स हो चुके हैं वो ओपन हो गई है। तो उसके थ्रू हम अप्लाई करते हैं, और जो भी प्रोफेशनल ग्रुप्स आते हैं उसमें भी ये लिंक शेयर होती है यूजुअली कि एक्यू की एडमिशन्स ओपन हो गई है। उसके बाद एक प्रोसीजर होती है, ट्रू फॉर्म पूरा फिल करना पड़ता है जिसमें सारे डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, सारे एजुकेशनल डिटेल्स सारे मेंशन करने पड़ते हैं, और उसके बाद हमारी टेस्ट होती है। टेस्ट यूजुअली जुलाई और अगस्त में कंडक्ट होती है। तो जुलाई अगस्त में हमारे पास टेस्ट का पूरा शेड्यूल आता है, और उससे पहले हमें बताया जाता है कि टेस्ट कहाँ पे होगी। तो टेस्ट के बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर में यूजुअली इंटरव्यूज कंडक्ट की जाती है अलग अलग जगहों पे, कराची में पहले, फिर इस्लामाबाद, फिर चित्राल और फिर गिलगित में। तो उसके बाद हमारे पास इंटरव्यू पूरा पैनल होता है जिसमें हमें इंटरव्यू देना पड़ता है, और उस प्रोसीजर के बाद एक स्टूडेंट जो होती है वो सिलेक्ट होते हैं AKU के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच समरीना। अच्छा अनमोल, अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या FSC के मार्क्स मैटर करते हैं BSCN में एडमिशन लेने के लिए एट AKU, और अगर करते हैं तो भी कितना वो रोल प्ले करते हैं? व्हाट्स द बेंचमार्क एंड व्हाट्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू मीट दिस क्राइटेरिया? एफएससी के मार्क्स अगर टेस्ट अप्लाई करने के लिए अगर हम बात करें, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म जब आती है, तो एफएससी में हमारे मिनिमम 50% रिक्वायरमेंट होती है प्री मेडिकल की फील्ड में। उसके अलावा जब इंटरव्यू और टेस्ट होता है, टेस्ट पास करने के बाद, तो इंटर जो हमारे एफएससी के मार्क्स होते हैं वो इतना परसेंट इफेक्ट नहीं करती हमारे सिलेक्शन को जितना कि लोग समझते हैं। मोस्टली अगर करती भी होगी तो फिर इंटरव्यू के बाद करती है। जैसे कि अगर टेस्ट में किसी बंदे के 56% या 60% है उसके एफएससी के मार्क्स, और उसने टेस्ट में बहुत ज्यादा हाई स्कोर किया है, टेस्ट में उसके स्कोर बहुत ज्यादा हाई है एंट्री टेस्ट में, तो इंटरव्यू में हो सकता है वो सिलेक्ट हो जाए। और बनिस्बत एक पर्सन बंदा जिसके टेस्ट के मार्क्स बहुत कम है और फिर इंटरव्यू जो एफएससी के मार्क्स है वो बहुत ज्यादा है, तो एक एग्रीगेट बनाते हैं। जब इंटरव्यू हो जाता है, इंटरव्यू के सिलेक्शन के लिए एक एग्रीगेट बनाया जाता है परसेंटेज, जैसे कि एफएससी के कुछ 5 to 10% देखेंगे, और इंटरव्यू का जो उनका रिजल्ट है उन दोनों को मिला के देखा जाता है। लेकिन मेन बात ये है कि जो सेकंड एफएससी के मार्क्स जो है उस पर इतना ज्यादा डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल कुछ परसेंट जो है वो डिपेंड करता है हमारे सिलेक्शन प्रोसेस पे। ठीक है, थैंक यू सो मच अनमोल। अच्छा समरीना और अनमोल, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर ओवरऑल एक्सपीरियंस एट AKU? दैट कैन बी रिलेटेड टू योर एकेडमिक्स, या फिर कैंपस लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, और एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू मेंशन। सर मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो अभी तक मेरी जो एक्सपीरियंस रही है एक्यू के साथ वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। और एक्यू का जो एकेडमिक जो आपको माहौल मिलता है यहाँ पे वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपको एक प्रॉपर तरीके में आपको क्लासेस होती हैं, आपकी शेड्यूल जो होती है वो पहले दिन ही आपको मिलता है, आपकी ईयर प्लान मिलता है फर्स्ट डे में, जिसके आप बेसिस पर अपनी पूरी आप सेमेस्टर प्लान कर सकते हो कि आपके पेपर्स कब कब है, आपको किस टाइम पे ज़्यादा पढ़ना है। और उसके अलावा हमारे पास को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है। एकेयू हर चीज़ में आपको आगे ले जाने की कोशिश करती है, आपकी ग्रूमिंग में, आपकी पर्सनल ग्रोथ में। और उसके अलावा यहाँ पे क्लब्स होते हैं, सोसाइटीज़ होते हैं जहाँ पे आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, जिससे आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनल, आपकी प्रोफेशनल जो ग्रोथ होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। और फिजिकली अगर हम बात करें फिजिकल एक्टिविटीज़ में, तो हमारे पास पूरी एक SRC होती है जहाँ पे हम ज़्यादातर अपना टाइम देते हैं ताकि अपनी जो फिजिकल हेल्थ है उसको उसके ऊपर भी टाइम दे सके। तो एक्यू की जो माहौल है वो एक बहुत इमेजिन, बहुत अच्छी एटमॉस्फेयर एज ए स्टूडेंट, एज ए नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। राइट राइट राइट, थैंक यू समरीना। अनमोल, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? तो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है एक्यू में, और इन 3 सालों में जो है एक बिल्कुल डिफरेंट अप एंड डाउन्स के साथ साथ एक रोलर कोस्टर जर्नी टाइप रही है मेरी।
तो जैसे कि फर्स्ट ईयर में हम आए, बहुत ज़्यादा न्यू माहौल था, गिलगित से आए कराची में, नई सिटी, वेदर से लेके इन्वायरमेंट से लेके लोगों से लेके बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हमने जो है फेस किए यहाँ पे। बट एक्यू की एक मेन और अच्छी बात ये है कि जितना भी हम लोग आके यहाँ अडेप्ट नहीं हो पा रहे थे, इस एडेप्टेशन में एक्यू का बहुत ज़्यादा रोल रहा। क्योंकि हमारे पास टीचर्स जो फर्स्ट ईयर में जो हमारे फैकल्टीज थे, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा गाइड किया। उनके अलावा काउंसलर्स हमारे, और ऐसे ऐसे एक्टिविटीज और ऐसे इवेंट्स हमारे एक्यू में होते रहे हैं कि हम जो है अपनी लाइफ को बिल्कुल बैलेंस करते हैं। और एक्यू का ओवरऑल इन्वायरमेंट देखें हम लोग कि इर्द गिर्द जब हम बाहर जाते हैं तो कभी हमने ऐसा फील नहीं किया है कि हम गिलगित से दूर हैं। हम्म। क्योंकि बिल्कुल एक उसी तरह इन्वायरमेंट, ग्रीनरी, पूल्स, ये सब चीजें, तो फिर हम यहाँ पर जो है बिल्कुल होम लाइफ फीलिंग हमारी हो जाती है। उसके अलावा जो है, उसके अलावा बात की जाए तो जो स्टडीज है हमारी, कि स्टडीज जो है टफ थी हमारी। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बहुत स्केड्यूल को मैनेज करने में इश्यू होता है। लेकिन इसके लिए भी जो है हमें हर सेमेस्टर या फिर हर मंथ में जो है हमारे कुछ ऐसे सेशंस भी रखते हैं। मेंटल हेल्थ के हवाले से हमारे सेशंस होते हैं, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, तो फिर उन पे इम्प्लीमेंट करने की वजह से वो हमारे लिए इजी रहता है। और इसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज, जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज की बात की समरीना ने, तो वो होती है हमारे पास, तो फिर वो बैलेंस हो जाता है। Thank you, Anmol, and thank you, Samrina. You guys really explained it well. तो अच्छा, अभी मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपके एकेडमिक डोमेन के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी वैल्यूएबल पार्ट रही है? क्या ये थ्योरी, मतलब आपके थ्योरी से रिलेटेड कोई चीज है, या फिर लैब है, या फिर क्लिनिकल प्लेसमेंट है? अगर वैल्यूएबल चीज़ की बात करें तो मेरे लिए मैं कहूँगी कि क्लिनिकल जो प्लेसमेंट थी वो एक बेस्ट चीज़ रही थी मेरे लिए। क्योंकि जब हम सेमेस्टर 2 में आ जाते हैं तो फिर हमारी क्लिनिकल प्लेसमेंट शुरू होती है। हमें जो है पहले तो क्लास में थ्योरी पढ़ाया जाता है, कुछ वीक्स थ्योरी की होती है, क्रेडिट आवर्स, और कुछ क्रेडिट आवर्स हमारे क्लिनिकल के होते हैं। और क्लिनिकल पे जब हमें भेजते हैं ड्यूटी पे, तो उससे पहले जो है हमें स्किल्स सिखाई जाती है सीआईई में, जो सेंटर फॉर इनोवेशन इन मेडिकल एजुकेशन है। वहां पर हमारे पास स्टिमुलेटेड मैनिकन्स होती हैं और डमीज होती है, जिनके ऊपर हमें पहले प्रैक्टिस कराया जाता है, जितने भी हमें स्किल्स सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम वो स्किल सीखेंगे, फैकल्टी वहाँ मौजूद होती है। पहले फैकल्टी हमें पूरा स्किल समझाती है, देन उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन होती है हमारी। और हमारे पास एक ओस्की होता है जिसमें हमसे जो है उस जो हमने स्किल सीखी है उसकी टेस्ट लिया जाता है। देन हमें क्लिनिकल वीक पे भेजा जाता है। और वहां पर भी विदाउट सुपरविजन हमें जो है कोई स्किल परफॉर्म करना अलाउ नहीं होता है, क्योंकि सुपर हम जो हमारी फैकल्टी है उसके लाइसेंस पे काम कर रहे होते हैं। तो वहां पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ हम जाते हैं और वहाँ पेशेंट इंटरेक्शन होती है। तो बेस्ट चीज पेशेंट इंटरेक्शन, और जो हमने थ्योरी पढ़ा था उसको इंटीग्रेट करते हैं हम क्लिनिकल साइड पे। तो फिर डिफरेंट पेशेंट्स के साथ, डिफरेंट डिजीजेस के साथ जब हम पेशेंट से मिलते हैं तो फिर वो एक वैल्यूएबल और एक इंटीग्रेशन वाली काम करती है। तो फिर मैंने वही आज तक जो है बेस्ट एक्सपीरियंस है। All right, Samrina, can you address this? सर मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा मतलब वैल्यूएबल चीज़ है, मैं क्लिनिकल्स पे अभी तक मैंने ज्वाइन नहीं की है फर्स्ट एज अ फर्स्ट स्टूडेंट, लेकिन मेरे लिए लैब्स जो होती है वो बहुत लर्निंग का बहुत ज़्यादा मेरे लिए मौका देती है। क्योंकि आप जो थ्योरी में पढ़ते हो वो एक थ्योरेटिकल जर्नी होती है, लेकिन आप जब लैब्स में जाते हो आपकी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होती है डिफरेंट आपके इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, मटेरियल्स के साथ। जैसे कि अनमोल ने आपको मेंशन किया कि जो डमीज़ होती है, सिमुलेटेड डमीज़, उसके ऊपर हमें प्रैक्टिस करवाया जाता है ताकि हम क्लिनिकल्स पे जाए तो हमें वहाँ के लिए प्रिपरेशन करवाई जाती है अंडर द सुपरविजन ऑफ अ फैसिलिटेटर और अ टीचर। उसके बाद हमारे दूसरे लैब्स होते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के, माइक्रोबायोलॉजी के और बायोकेमिस्ट्री पे। वहाँ पे हमें प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाते हैं, डिफरेंट जो भी हेल्थ केयर के रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वहाँ पे हमें करवाए जाते हैं, जो कि हमारी जो प्रैक्टिकल जो हमारी एस्पेक्ट होती है उसको स्ट्रॉन्ग करवाती है। हमें पता चलता है कि थ्योरी जो होती है वो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे मतलब इंटीग्रेट होती है। तो मेरे लिए जो लैब्स होती है, लैब वाले जो एस्पेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है अब तक। थैंक यू सो मच, अनमोल एंड समरीना। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि
आपके एकेडमिकल स्टडीज के अंदर आप किस तरह के चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ता है और किस तरह से आप उन चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं? अगर AKU BSCM की बात करें तो सबसे पहले जो एक मोस्ट जो एकेडमिक प्रेशर या फिर एकेडमिक चैलेंज है वो है टाइम मैनेजमेंट का। क्योंकि हमारा जो सिलेबस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उस सिलेबस को 4 महीने में कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा 4 मंथ्स का एक सेमेस्टर होता है। तो उसमें जितना भी सिलेबस हमें पढ़ाया जाता है वो हमें थ्योरी कवर करनी होती है। और थ्योरी के साथ साथ ही जैसे हमारा थ्योरी वीक चल रहा है, तो एग्जाम्स के बीच में हो सकता है हमारी क्लिनिकल ड्यूटी भी हो। क्योंकि कभी कभार हमारे साथ ये भी होता है कि हमारी मॉर्निंग को हमारी ड्यूटी है, इवनिंग को मॉर्निंग को हमारी ड्यूटी थी, अगले दिन हमारी एग्जाम है। और कभी कभार ऐसा होता है कि हम इवनिंग पे मॉर्निंग को कोई असाइनमेंट सबमिट कर रहे होते हैं और फिर इवनिंग में हम ड्यूटी पे जा रहे होते हैं। तो इस दौरान जो है टाइम को मैनेज करना एज अ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो और उसको काम करने के लिए हम जो है वही स्केड्यूल पहले से जो हमें दिया जाता है, एक हमारा स्केड्यूल, तो उस मुताबिक जो है टाइम मैनेज करके कब क्या पढ़ना है, एक टाइम टेबल बना के जब हम चलते हैं तब ये चीजें स्मूथली हम चला पाते हैं। ठीक है। समरीना, आप बता दें। मेरे लिए भी एज अ फर्स्ट स्टूडेंट शुरू शुरू में ये जो मेरे लिए चैलेंजिंग था वो ये था कि पढ़ाई के रिलेटेड वो था कि मतलब हमारे पास बर्डन ज़्यादा होता था। मुझे लगता था कि सेमिस्टर बर्डन ज़्यादा है, अचानक अचानक आपके मिड टर्म्स आ रहे हैं, अचानक अचानक आपके फाइनल्स आ रहे हैं, फिर अचानक आपके लेब के थ्योरी जो होते लेब के जो आपके स्किल्स के जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं आपकी उसकीज हो रही है। तो वो मेरे लिए अगेन बहुत डिफ़िकल्ट था। अगेन एक बर्डन होता था कि आपको मिड टर्म से भी गुजरना है, आपको फाइनल्स भी देने हैं, आपको वो उसकीज भी देने हैं, असेसमेंट्स आपको सबमिट करवाने, प्रेजेंटेशंस आपकी होती है। तो लेकिन अगेन वही बात कि आपको शुरू शुरू में आपको पूरा जब ईयर प्लान मिलता है उसमें फिर हम चीज़ें देखते हैं कि ये कब पेपर कब आने वाला है, कौन सा पेपर को किस पेपर के लिए हमें ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो उसी वक्त हमारी एक टाइम टेबल बन जाती है कि ये पेपर इस टाइम पे होगा तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो लर्निंग जो होती है वो एक स्मूथ वे में चलती है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन हमारी जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो अभी तक नहीं हुई है। सो हमारी लेब्स और जो हमारी थ्योरी होती है वो ही हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कभी कभार मतलब बहुत बर्डन और बहुत हमारे ऊपर एज अ मतलब मुश्किल के तौर पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसको मैनेज करने के लिए। ऑल राइट, थैंक यू सो मच समरीना एंड अनमोल। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आपको AKU स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, या फिर फाइनेंशियल एड की शक्ल में, या फिर लोन की शक्ल में, जिस भी शक्ल में आपको आपको सपोर्ट मिल रहा है, कोई फाइनेंशियल एड मिल रहा है, आप ये बता दें। और उसके अलावा अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है तो उस स्कॉलरशिप के लिए किस तरह से और कहाँ से कैसे अप्लाई करते हैं, उस प्रोसीजर के बारे में आप बता दीजिएगा। AKU में जब एडमिशन होता है किसी भी स्टूडेंट का, इंटरव्यू के बाद तो फिर एक फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को, जिसमें हमारे पास 3 से 4 ऑप्शंस होती हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है बॉन्ड का, दूसरा होता है हमारे पास लोन का, और तीसरा होता है हमारे पास स्पॉन्सरशिप का, जिसे फाइनेंशियल असिस्टेंस कहा जाता है। और फोर्थ ऑप्शन जो पूरा का पूरा फी जो है वो सेल्फ पेमेंट करते हैं फी के। तो इसमें से मैं जो है बॉन्ड ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया था, तो मैं उसके बारे में बताऊंगी। जो बॉन्ड का ऑप्शन होता है वो होता है कि जितनी भी हमारी ट्यूशन फी है, हेल्थ फी, ट्यूशन फी है, और फिर जितना भी हमारे सेमेस्टर फी होती है, वो पूरे साल की जो है पूरे हर सेमेस्टर की AKU खुद ही दे रही होती है। लेकिन उसके बदले में जो है हमें AKU के साथ हम बाउंड होते हैं कुछ सालों तक, कि जब हम ग्रेजुएट होंगे, ग्रेजुएट होने के बाद हमें 6 इयर्स तक, अगर हमने हॉस्टल अकोमोडेशन भी उसमें शामिल किया है उस बॉन्ड में, तो अगर उसके साथ हम ये बॉन्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हमें 6 इयर्स तक आफ्टर ग्रेजुएशन हमें AKU के अंदर ही जॉब करनी पड़ेगी। और इस जॉब के दौरान जब हम जॉब करेंगे 6 ईयर तक बाउंड होंगे, तो तब तक जो है हमारी फी, जो हमारी पे होगी आफ्टर ग्रेजुएशन, उसमें से कोई डिडक्शन भी नहीं होगी। बस यही है कि हमने जो है 6 साल हम बाउंड है AKU के साथ, और AKU हॉस्पिटल के अंदर ही हमें जॉब करना है। लेकिन अगर कोई बंदा जो है या फिर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद बॉन्ड के 3 साल यहाँ AKU में जॉब करता है, और 3 साल उसके बॉन्ड के रह जाते हैं, और अगर वो उसको ब्रीच करना चाहता है उस बॉन्ड को,
तो फिर तब उसके पास ये ऑप्शन है कि वो ब्रीच करेगा, और ब्रीच करने के बाद जितनी फी बनती थी, मतलब 50% फी जो रहती थी 3 इयर्स की, वो उसे पे करनी होगी, और पे करने के बाद जो है वो अपनी डिग्री जो है वो लेके जा सकता है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच अनमोल। अच्छा, अनमोल एंड समरीना, आप दोनों अभी ये बता दीजिएगा कि किसी भी पोटेंशियल कैंडिडेट जो बीएसएन के लिए अप्लाई करना चाहता है एकेयू में, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी टू मैनेज देयर एकेडमिक्स? मैं एज अ फर्स्ट स्टूडेंट उनको ये कहूँगी कि आप डेली मेहनत करें, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएं, डेली वाइज आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करें। एकेयू जो होती है, पैनल इंटरव्यू में ज़्यादातर स्टूडेंट्स की कॉन्फिडेंस को देखती है, तो आप कोशिश करें कि आप कॉन्फिडेंटली अपने ऊपर काम करें, अपने स्किल्स को बूस्ट कर ले। आप डेली वाइज थोड़ा थोड़ा मेहनत करते जाएं। ये कि कोई बहुत बड़ी वो नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, लेकिन बहुत आसान है, आप लोग आ जाएं, वी वेलकम यू, और उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप हार्ड वर्क जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप थोड़ा हार्ड वर्क करें। टेस्ट को गो थ्रू करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इंटरव्यू से गो थ्रू करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो जो आपकी हार्ड वर्क और आपने अपने ऊपर बिलीव रखे, और उसके बाद आपकी जो यहाँ तक जो आने का प्रोसीजर होता है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच समरीना। अनमोल, व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट? मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि अपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि अभी कोई 9th क्लास में है, प्री 9th में है, 7th में है, तो मैं यही कहूंगी कि अगर उनका आगे पैशन है नर्सिंग को ज्वाइन करने का, या फिर हाँ यूनिवर्सिटी में बीएससीएन करने का, तो फिर अभी से ही जो है वो अपने कॉन्सेप्ट, जो साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स है फ्रॉम 7th से ऑनवर्ड्स, तो मेन कॉन्सेप्ट्स को वो लेते जाए। और अगर वो कोई चीज पढ़ रहा है तो उसको कॉन्सेप्चुअली पढ़े, ताकि वो टेस्ट में इजीली स्कोर कर सके। समरीना एंड अनमोल, मेरा आपसे अगला सवाल ये है। हमने ये सुना है और देखा भी है कि एकेयू की कैंपस लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव और इंगेजिंग होती है, और ये भी सुना है कि स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल होते हैं उनके लिए। सो कैन यू एक्सटेंड ऑन दिस के किस तरह की अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स को ऑन कैंपस मिलती हैं? यू नो, दिस इज़ फॉर द इंस्पिरेशन ऑफ द फ्यूचर बीएसएन स्टूडेंट्स। एक्यू में अगर सोनम की पहली बात करें, यानी एसओएन जो हमारा है, स्कूल ऑफ नर्सिंग का, तो उसके अंदर बहुत सारे सबसे पहले सोसाइटीज हैं या स्टूडेंट क्लब्स हैं, जो कि स्टूडेंट लेड सोसाइटीज है। जैसे हमारे पास औरोरा है जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इवेंट्स रखता है। देन हमारे पास साइनर्जी है जो कि एनर्जाइजर और दूसरे ऐसे एक्टिविटीज कराता है। और फलाह जो कि मेडिकल कॉलेज और जो एसओएन है और एफएस, तीनों जो फील्ड्स है वो सब मिलके चला रहे होते हैं, जो कि जो है ह्यूमन वेलफेयर के लिए और पेशेंट के वेलफेयर के लिए फंड्स जनरेट करता है। तो अपॉर्चुनिटीज इसमें हम एज अ स्टूडेंट इसमें एज अ वॉलंटियर काम कर सकते हैं, और इसके जो कोर मेंबर्स है उसके लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत ज्यादा सोसाइटीज है, जैसे हमारे पास म्यूजिक सोसाइटी है, और हमारे पास स्टूडेंट रिसर्च फोरम का एक सोसाइटी है, जिसमें जो है मेडिकल के स्टूडेंट्स, बीएससी के स्टूडेंट्स और एफएस के स्टूडेंट्स को रिसर्च से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है और सेशंस वगैरह है वो रखवाई जाती है। और इसके अलावा अपने रिसर्च को आगे जाके प्रेजेंट करने का भी मौका दिया जाता है। स्टूडेंट रिसर्च जो फोरम का एक पूरा कैंपेन चलाया जाता है उसमें। और इन चीजों के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे स्पोर्ट्स सोसाइटी है हमारे पास, जिसमें हर साल जो है स्पोर्ट्स ओलंपियाड रखा जाता है, जिसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ तकरीबन 40 यूनिवर्सिटीज के साथ लास्ट ईयर जो है ओलंपियाड हुआ था। तो फिर वो भी एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपने स्किल्स को वहाँ पे शोकेस कर सकते हैं। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज एक क्यू में ये है कि अलग जगहों में प्लेसेस में जो है स्टडी क्यूज बने हुए हैं, जहां पर जाके अगर हम कोई स्टडी ग्रुप स्टडी करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्यूब्स है जहां पे हम जाके ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। और लाइब्रेरी की हमारे पास एक बहुत अच्छी जो है लाइब्रेरीज है हमारे पास, थ्री थ्री लाइब्रेरीज है, जहां पर जो कि कुछ लाइब्रेरीज ऐसी हैं उनमें से जो कि 24 आवर्स जो है ओपन होती है। तो अगर हम चाहें तो हम 24 आवर्स वहां बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। इस ठीक है, थैंक यू सो मच अनमोल। अच्छा, मेरा अगला सवाल आप दोनों से है, अनमोल एंड समरीना।
कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बीएसएन में इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं, लेकिन इंटरव्यू को जो है ना वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, वो ड्रॉप हो जाते हैं इंटरव्यू के स्टेज पे आके। तो आपके ख्याल के हिसाब से वो लोग इंटरव्यूअर जो है वो एक कैंडिडेट के अंदर किस चीज को एसेस करना चाह रहे हैं, किस टाइप के क्वालिटीज को वो देख रहा होता है किसी कैंडिडेट के अंदर इंटरव्यू में? अनमोल पहले बता दें। जो इंटरव्यूअर होता है वो जब इंटरव्यू ले रहा होता है तब स्टूडेंट्स के अंदर बेसिक, मेरे ख्याल में इंटरव्यूअर का मेन फोकस होता है कि स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहा है क्या वो बीएससीए करना चाहता है या नहीं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो प्रेशराइज होके घर की वजह से प्रेशर में आके अप्लाई कर रहे होते हैं। और एग्जैक्टली। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनको बीएससीएन के हवाले से ज्यादा इंफॉर्मेशन और नॉलेज नहीं होती है कि आगे जाके उनको क्या करना है बीएससीएन में। क्योंकि बीएससीएन के अंदर ही ऐसे हमारे ड्यूटीज वगैरह होती हैं, अलग अलग फील्ड्स हैं। तो फिर अपनी ड्यूटीज का जो स्टडी हमारा टफ रूटीन है इसके बारे में उनको इतना आइडिया नहीं होता है। तो मेन चीज वो ये जानना चाहते हैं कि एक स्टूडेंट कितना पैशनेट है इस फील्ड के लिए। क्योंकि ये फील्ड जो है बहुत ज्यादा आसान वाली ऐसे फील्ड नहीं है, क्योंकि आगे जाके इसमें एक बंदा जो है मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी हो सकता है अगर वो इस पैशन उसका नहीं है नर्सिंग और वो चूज करता है प्रेशर में आके। तो कुछ जो है इसको बिल्कुल नर्सिंग फील्ड को छोड़ भी देते हैं आके मिड पॉइंट पे। जब वो सेकंड ईयर कर रहे होते हैं उनको तब रियलाइज होता है कि नो वी आर नॉट मेड फॉर दिस, और वो क्विट कर देते हैं। तो मेन चीज यही फाइंड करते हैं कि हाउ आर यू रियली विलिंग टू ज्वाइन ए के यूबीएससी और नॉट। राइट, राइट, राइट। थैंक यू सो मच अनमोल। अच्छा समरीना, आपके ख्याल के हिसाब से क्या रीजंस हो सकते हैं? सर, पहला रीज़न तो वही है कि आपको देखा जाता है कि आप कितने ज़्यादा इस फील्ड को आप पैशन से आप कैरी आउट कर सकते हो। और सेकंड जो वो देखते हैं थ्रू आउट द इंटरव्यू कि आप कितना रियल हो, आपकी रियलिस्टिक आपकी स्किल्स को ज़्यादा वो जज करते हैं, आपके पर्सनल लाइफ के रिलेटेड भी वो क्वेश्चंस पूछते हैं। और आपको यही देखा जाता है कि आप जो पॉइंट बता रहे हो वो आप कितना रियल वे में आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो। मल्टीपल स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, वहाँ जाके झूठ बोलते हैं या फिर ऐसी बेबुनियाद चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं जो एग्जामिनर इजीली पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसके उनके पास एक्सपीरियंस होता है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को इंटरव्यू पैनल में कंडक्ट, वो स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लेते हैं तो उनको पता चलता है कि स्टूडेंट्स किस बेसिस पर अपना जवाब दे रहे हैं। तो अगर स्टूडेंट ज़्यादा रियलिस्टिक होता है, आप जो भी बोलते हो आप अपनी रियल आप फेस उनके सामने लाते हो कि मैं ये हूँ। और ज़्यादातर वो आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को वो ज़्यादा देखते हैं कि आप कितना, आपके अंदर स्ट्रेंथ्स क्या है, कि आप खुद ज़्यादा वही सवालात आपको पूछते रहते हैं कि आप क्यों, हम आपको एक क्यों में ले लें, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आप अपने आप को कैसे एक्सप्लेन करते हो। तो इस तरह की चीज़ें वो ज़्यादा पूछते हैं। इससे वो ये देखना चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी नर्सिंग के साथ कैसे मैच आती है, आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे आप ग्रूम करते हो ताकि आप नर्सिंग प्रोफेशन में आप उसको फिट कर सको। और अगर आप लोग वहाँ जाके झूठ बोलते हो या फिर यहाँ से आप कोई और बात करते हो तो वो इजीली पकड़ लेते हैं। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहीं पे ड्रॉप हो जाते हैं कि वो कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। तो इसमें आपको ये होता है कि आपको जो है सच बोलना पड़ता है, आपकी जो जो क्वालिटीज़ है आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है थ्रू, आपको रियल बनना पड़ता है, आपको फेक आपको शो नहीं करना पड़ता। थैंक यू सो मच गाइस, यू रियली एक्सप्लेन्ड इट वेल। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की अंग्रेज़ी जो है वो बोलने में वीक होती है, काफ़ी कमज़ोर होती है ना, वो सही से अंग्रेज़ी बोल नहीं पाते। तो इंटरव्यू के टाइम पे उनको काफ़ी मसला हो रहा होता है। तो क्या इंटरव्यू को सिर्फ अंग्रेज़ी में ही एड्रेस करने करने होते हैं क्वेश्चन के आंसर्स को, या फिर अंग्रेज़ी से उर्दू में स्विच भी कर सकते हैं, या फिर वो लोग थ्रू आउट द इंटरव्यू उर्दू में ही बात कर रहे होते हैं? What is the language selection according to you? लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश उर्दू दोनों प्रेफर किया जाता है, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल जो है वो इंग्लिश किया जाता है। लेकिन अगर दरमियान में हम जो है स्टक हो जाते हैं या फिर एक क्वेश्चन में हम इंग्लिश में वो नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि कैन आई स्विच। तो फिर वो तब हमें जो है वो परमिशन दे देते हैं और हम उर्दू में तब बोल रहे होते हैं। और कभी कभार इंटरव्यूअर खुद भी उर्दू में सवाल कर रहा होता है तो तब हम उर्दू में जवाब दे सकते हैं। लेकिन 90% जो इंटरव्यू का होता है वो इंग्लिश प्रेफर करते हैं वो। और इंग्लिश में एक ये बात की अगर फ्लुएंसी हो, किसी की फ्लुएंसी बहुत ज्यादा जो है बेस्ट होती है,
इंग्लिश स्पीकिंग की, और कुछ की फ्लुएंसी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो मैंने खुद पूछा था उनसे ये सवाल इंटरव्यू के एंड में कि अगर किसी की फ्लुएंसी इंग्लिश में अच्छी नहीं है तो क्या इसका इम्पेक्ट होगा मेरे इंटरव्यू पे। तो उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा हम फ्लुएंसी को नहीं देखते हैं, अगर आपने इंग्लिश में अपना पॉइंट हमें समझाया है और हम जो आपसे पूछना चाहते थे वो उसका आंसर हमें मिला है, आपके बारे में हम जान सके हैं क्वेश्चन के जरिए से, और आपने इंग्लिश में जवाब दिया है इस तरह, तो फिर हम उसको देखते हैं। ये नहीं कि ज्यादा फ्लुएंट है तो हम उसी को सिलेक्ट करेंगे, जो जिसकी फ्लुएंसी सही नहीं है उसको रिजेक्ट करेंगे। यू यही। सो मच अनमोल। समरीना, आप अभी ये बता दें कि किसी स्टूडेंट, किसी कैंडिडेट को इंटरव्यू में अपियर होने के लिए किस तरह का गेटअप उसको पहनना चाहिए, किस तरह का ड्रेस पहन के जाना चाहिए। आप सिर्फ लड़की के बारे में भी बता सकते हैं, गर्ल्स के बारे में। अगर आप चाहती हैं लड़कों के बारे में भी बताना तो ठीक है, बता दें प्लीज। सर मैं ये कहूँगी कि प्रोफेशनल अटायर जो होती है वो बहुत मैटर करती है एज अ इंटरव्यू स्टूडेंट के लिए। तो आपकी जो अटायर होती है वो प्रोफेशनल लगनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि आप ऐसे अटायर पहनो कि आप कंफर्टेबल हो थ्रू आउट द इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू कभी कभार 1 घंटे की भी होती है और कभी कभार 1 घंटे से ज़्यादा भी जाती है। तो ऐसा ना हो कि आप बीच में अपनी अटायर को लेके आप अनकंफर्टेबल करते हो या आप अनईजी फील करते हो, क्योंकि ये नहीं होता कि आप एज अ फीमेल स्टूडेंट वहाँ जाते हो तो लाजमी नहीं है कि आपकी जो पैनलिस्ट है वो भी फीमेल हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि पैनलिस्ट आपकी मेल भी होती है। मेरी जो इंटरव्यू कंडक्ट की थी वो 2 मेल पैनलिस्ट ने लिया था। तो उस सिनेरियो में, उस एटमॉस्फेयर में आपको इस बात का ख्याल रखना होता है कि आप पूरे थ्रू आउट द इंटरव्यू आप कंफर्टेबल हो सके, आप अपनी जो इंटरव्यू पे फोकस कर सके, नॉट ऑन योर अटायर। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि आप एक ऐसा अटायर पहन के जाएं जो आपको कंफर्टेबल और प्रोफेशनल दोनों आपको लगे। तो उसके बेसिस पर आपकी जो इंटरव्यू होती है वो आपकी इफेक्टिव हो जाएगी। आपका जो अटेंशन और फोकस होगा वो इंटरव्यू पे होगा रादर देन आपकी अटायर। और आप बीच बीच में आप अनईजी फील भी नहीं करोगे, अनकंफर्टेबल भी फील नहीं करोगे। तो ये मैं गर्ल्स को बताना चाहती हूँ। बाकी बॉयज़ का आई हैव नो आइडिया फिर वो कैसी अटायर होगी। ऑल राइट, थैंक यू सो मच समरीना। अच्छा, मेरा आप दोनों से अभी ये क्वेश्चन है कि बीएसएन के वो कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू में अपियर हो रहे हैं अभी इन फ्यूचर, या फिर जो वो लोग जो अभी अप्लाई कर रहे हैं, जो इंशाल्लाह होंगे इंटरव्यू के लिए अपियर, तो उनको आप क्या एक इन अ जनरल वे सजेशन देना चाहेंगे। पहले अनमोल बता दीजिए प्लीज। मैं यही कहूंगी कि बी योर सेल्फ, और आप जो है पहले से एक तरह से मेंटली प्रिपेयर होके इंटरव्यू में जाए। क्योंकि जब हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे, बिल्कुल एक हसल बसल में जाके इंटरव्यू देना शुरू करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। एंड बी प्रिपेयर फॉर द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी हमसे पूछते हैं कि हमें एक सिनेरियो देंगे और हमें क्रिटिकली थिंक करके उस पे जवाब देना होगा कि हम उस सिनेरियो में अगर हम होंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा एक्शन क्या होगा। ऑल राइट, समरीना, कैन यू प्लीज एड्रेस दिस। सर मैं ये कहूँगी कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएं, आप कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जाएं। जो ज़्यादातर वो चीज़ मेरे हिसाब से नोटिस करते हैं वो कॉन्फिडेंस होती है। आप कितना कॉन्फिडेंटली आप एक क्वेश्चन को एड्रेस करते हो, आप कितना कॉन्फिडेंटली अपनी बात उन तक पहुँचाते हो, वो ज़्यादा मैटर करती है। और उसके अलावा इंटरव्यू पैनल में जाने से पहले वो आपको एक वेटिंग रूम में बिठाते हैं, आपको टाइम देते हैं आपको अपने आप को काम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। उस टाइम आप अपने आप को रिलैक्स करें, काम करें, फिर आप इंटरव्यू में जाए। आप अगेन वही बात है, आप बहुत ज़्यादा हसल बसल या नर्वस होकर इंटरव्यू पैनल में इंटर हो जाते हो तो वो फिर वहाँ पे जो आप पहले से ही आपके अंदर डर रहता है कि मैं ये कैसे कर पाऊंगी, मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो उस डर के साथ आप कभी कभार क्वेश्चंस को या उनके जो रिक्वायरमेंट्स है आप उसको एक्सेल नहीं कर सकते। तो इसलिए आप कॉन्फिडेंट के साथ जाए और अगेन अपने आप पे बिलीव रखें कि आप बिलीव योर सेल्फ, और फिर रियलिस्टिक बने तो आप फिर इंटरव्यू को एस करना बहुत आसान होता है। थैंक यू सो मच समरीना एंड अनमोल। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि ये सवाल थोड़ा सा डिबेटेबल है, लेकिन फिर भी आप अपने थॉट्स के अकॉर्डिंगली बता सकते हैं। तो सवाल मेरा ये है कि क्या लक रोल प्ले करता है किसी भी कैंडिडेट, किसी भी स्टूडेंट की सिलेक्शन के लिए, स्पेशली इन एकेयू। मैं इस पे डिसएग्री करूंगी, क्योंकि एक्यू का जो टेस्ट होता है, एंट्री टेस्ट, वो कम्प्लीटली मेरिट बेस होता है। तो जो अच्छा स्कोर करेगा वही ही सेलेक्ट होगा। और एक बात कि अगर हम लक कहते हैं तो हो सकता है कि किसी बंदे का तुक्का सही हो जाए।
लेकिन AQ में ये है कि हम तुक्का भी नहीं लगा सकते टेस्ट में, जी। क्योंकि जितना भी साइंस पोर्शन पोर्शन होता है उसमें 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं हर जो है गलत ऑप्शन सेलेक्ट करने पे। तो हम्म। आई डोंट थिंक कि लक का इसमें कोई हाथ है। ठीक है। समरीना, आपका क्या ख्याल है इस पे? सर मेरे लिए सेम सेम गोज़ टू मी कि आपका जो इंटरव्यू होता है, वो आपका टेस्ट होता है, वो पूरा फुल मेरिट बेस होता है। आप जितना एफर्ट्स देते हैं, टेस्ट भी आपका अगेन मुश्किल टेस्ट होता है, तो आपको वही होता है कि आप जितना पढ़ते हो आपकी हो जाती है। ये नहीं कि आपकी किस्मत अच्छी है तो आपकी टेस्ट पास हो गई, अगर किस्मत अच्छी है टेस्ट पास भी हो गई तो फिर इंटरव्यू में फिर आपकी वहाँ पे आपको जज किया जाता है बहुत मुश्किल तरीके से। तो फिर वहाँ पे आपको आपकी हार्ड वर्क, आपकी क्वालिटीज़, आपकी एबिलिटीज़ वहाँ पे फिर सामने आ जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि लक मैटर्स, बट आई थिंक हार्ड वर्क मोर मैटर्स देन लक। अच्छा, चले, थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी आप ये बता देना कि आपसे आपको अगर याद हो कि आपसे इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक या फिर दो क्वेश्चंस जो भी आपसे पूछे गए थे, अभी अगर आपको अभी तक याद है तो आप बता सकते हैं कि इस तरह कौन किस तरह के क्वेश्चंस थे जो आपसे पूछे गए थे स्पेसिफिकली? अगर क्वेश्चंस देखें तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन होता है हमारा कि अपने बारे में हमें कुछ बोलना होता है। देन हमारे हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में पूछते हैं। और अगर हम इंटरेस्ट और हॉबीज के बारे में बताते हैं तो उनको वो क्लियर करने के लिए फर्दर उसी से क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। हम्म। उसके बाद हमारे फैमिली के बारे में पूछा जाता है कि सिबलिंग्स और फैमिली में क्या बातचीत ज्यादातर होती है। जब हम खाने के लिए बैठते हैं तो मोस्टली डिस्कशन कैसी होती है फैमिली में, फैमिली मेंबर्स की एक दूसरे के साथ। देन फ्रेंड्स के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि जब हम यहाँ आते हैं तो फिर एडेप्टेशन और फ्रेंड्स का भी बहुत ज्यादा रोल होता है कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, फ्रेंड्स के साथ हमारे इंटरेक्शंस क्या होती है। तो हमारे फ्रेंड सर्कल के बारे में पूछा जाता है, हमारे एक्टिविटीज के बारे में पूछा जाता है। एक मेन चीज की हमारी करिकुलम के अलावा जो हमारी एक्टिविटीज है उनके बारे में पूछा जाता है। तो फिर मैं यही कहूंगी कि जितने भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, फिर जितने भी सर्विस की अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होती हैं, अगर कोई आना चाहता है या फिर उनको ज्वाइन करता है, जैसे कि जो 9th में है, मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो फिर वो उनको ज्वाइन कर सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज और डिफरेंट प्रोग्राम्स में, ताकि उसके पास थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स हो और उसके पास ये एबिलिटीज हो और उनको कुछ बताने के लिए हो इंटरव्यू में। क्योंकि वो पूछते हैं कि आप जो है क्या क्या मोस्टली आपने किया था, इंटरेस्ट क्या है, आप क्या कर सकते हो। तो हम जब उन कैंप्स के बारे में बताएंगे, उन चीजों के बारे में बताएंगे जो हमने इंटरेक्ट किया है या फिर जो हमने अपनी लाइफ में सी पॉजिटिव चेंज के लिए हमने अगर काम किया है, तो फिर वो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। देन मुझसे पूछा गए थे कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे कि अगर मेल पेशेंट है, उसको उसको वॉशरूम ले जाना है, तो आप क्या करेंगे? तब एज अ फीमेल नर्स आप ही वहां पर है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? विल यू टेक हिम टू द वॉशरूम एक्सेट्रा? इस तरह के हम सवाल पूछे जाते हैं जिसमें हम लोगों को थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग यूज करके जवाब देना होता है। या अगर आपको जो है आप ड्यूटी पर है, कोई आपको मेल पेशेंट जो है या फिर मेल पेशेंट का जो अटेंडेंट है वो आपको अब्यूज कर रहा है, मतलब वर्बली अब्यूज कर रहा है, नंबर मांग रहा है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप क्या करेंगे तब? तो ऐसे सवाल हमसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। हम्म। देन हमारे वाई वाई यू चूज ए के यू, ये तो जो है मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो कि स्टार्टिंग में ही पूछा जाता है। इसके अलावा सबरीना कुछ ऐड करेगी राइट, शायद थैंक तो। यू अनमोल। समरीना, आपको कुछ याद है इस तरह के क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए थे इंटरव्यू में? सर पर्सनल लाइफ के रिलेटेड वो ज़्यादा पूछते हैं मुझसे। जो स्पेशली पूछा गया था वो कुछ क्वेश्चंस लाइक कि आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हो, आप लाइफ में एंजाइटी होती है, आपको स्ट्रेस होती है तो आप क्या करते हो। उसके अलावा आप जैसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछते हैं जो बहुत लाइक अनएक्सपेक्टेड होते हैं, लेकिन वो उसी से आपको जज करते हैं। जैसे कि आपने कभी लाइफ में चीटिंग की है, आपने कभी किसी को चीटिंग करवाई है। आपके फ्रेंड्स के बारे में पूछेंगे कि आपकी फ्रेंड्स अगर आपसे कोई हेल्प मांगते हैं तो आप उनको कैसे हेल्प करोगे। इस तरह की
चीज़ें पूछते हैं और उसके अलावा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को वो ज़्यादा क्रिटिकली जज करने की कोशिश करते हैं। मुझसे भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके पास यंग मेल पेशेंट है, अगर वो वॉशरूम के लिए कहता है तो आप उनको लेके जाएंगे, और अगर आपको हॉस्पिटल साइट में आप किसी को ट्रीटमेंट देने के बाद वो आपको पैसे देते हैं एज ए गिफ्ट, तो आप उसको रिसीव करोगे या आप उसके साथ क्या करोगे, आप उसे कैसे बताओगे। तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। और उसके अलावा आपकी डेली एक्टिविटीज़ के बारे में, एक गैप ईयर के स्टूडेंट का वो ज़्यादातर प्रेफर ये करते हैं कि आप गैप ईयर में आपने क्या क्या किया। अगर आपने 1 साल गैप लिया है, तो मैं गैप ईयर की स्टूडेंट थी, तो उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवालात पूछे कि आपने 1 साल के पूरे टाइम में आपने अपने टाइम को कैसे आपने इफेक्टिवली यानी यूज़ किया। और उस वक्त भी आपसे पूछते हैं कि आपने किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया या किसी और फील्ड में आपने कोशिश की। तो ये चीज़ें वो लोग ज़्यादा पूछते हैं। आपने कौन कौन से बुक्स पढ़े, अगर आप बोलते हो कि आप एक स्टूडेंट रीडर है, तो वो उनसे पूछते हैं कि आपने कौन कौन से बुक्स पढ़े। तो इस तरीके से आपकी जो टाइम जो होती है वो आपने किस तरह इफेक्टिवली उस टाइम को आपने यूज़ किया, उसके बारे में वो ज़्यादा पूछते हैं। और अगेन आपकी डेली एक्टिविटीज़ को वो प्रेफर करते हैं। आप डेली एक्टिविटीज़ आपके सुबह से शाम तक आप अपनी स्टडीज़ के अलावा आप कौन सी एक्टिविटीज़ करते हो। तो ये कुछ सवालात थे जो उन्होंने मुझसे पूछे थे इंटरव्यू में। All right, Samrina, thank you. अच्छा अनमोल, what do you think are the do's and don'ts for the AKU's interview? Sorry, do's और don'ts के बारे में आप बता देंगे किसी स्टूडेंट को, मतलब किस चीज के बारे में केयरफुल होना चाहिए इंटरव्यू के दौरान? इंटरव्यू के दौरान अगर डूज की बात करें तो हमने कॉन्फिडेंटली जो है वहां पे जाके बोलना है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारा रियल सेल्फ है वही उसी को शो करना है हमने। और जब वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं या कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो हमने 1-2 सेकंड या फिर कुछ सेकंड्स के लिए क्वेश्चन को पहले हमने समझना है, एनालाइज करना है, देन सोच के जवाब देना है। और डोंट्स में मैं यही करूंगी कि हमने बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि जब हम झूठ बोलेंगे तो एकदम से वो पकड़ लेते हैं। अगर एक झूठ बोलेंगे तो उससे सवाल बनाएंगे, फिर फर्दर सवाल बनाते जाएंगे और हम जो है सामने से जवाब नहीं दे पाएंगे और वहां स्टक हो जाते हैं। तो हमने झूठ बिल्कुल नहीं बोलना इंटरव्यू में। ठीक है। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे समरीना कि ये एक बिलीव है ना कि लोग कहते हैं कि नर्सिंग इज नॉट फॉर एवरीवन। इसी तरह बहुत सारे प्रोफेशंस है जिसके बारे में कहते हैं कि डॉक्टर इज नॉट फॉर बीइंग अ डॉक्टर इज नॉट फॉर एवरीवन, आर्मी में जाना इज नॉट फॉर एवरीवन। इसी तरह नर्सिंग के बारे में भी कहते हैं ना। तो आपके ख्याल के हिसाब से, आपके मुताबिक किसी नर्स के अंदर किस तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए? ऐसे किस तरह की क्वालिटीज है जो उसको फिट इन करते हैं इस प्रोफेशन के अंदर? जो नर्स की जो पहली जो क्वालिटी होती है वो आपकी केयर गिविंग होती है। आप कितना एक पैशनेट आप केयर गिवर हो। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट्स मिलते हैं हॉस्पिटल साइड में, अब वो आपको डिफरेंट एथनिक से कल्चर से बिलोंग रखते हैं, तो आप उनको कैसे डील करते हो, आपके पास केयर गिविंग की जो एबिलिटी है वो किस तरह की है। ये आपने सही कहा कि नर्सिंग इज फॉर नॉट एवरीवन। कुछ जो होते हैं उनकी पैशन डिफरेंट होती है, तो आप उनको जबरदस्ती नर्सिंग में नहीं लेके आ सकते, क्योंकि उनके पास वो एबिलिटीज, वो केयर देना, उनको पेशेंट्स को डील करना, आपको उस प्रोसेस से गुजर जाना, उनके पास मतलब वो पेशेंट ही नहीं होता, वो फिर उसको कैरी आउट नहीं कर पाते। तो इसलिए वो ये है कि अगर आप आपके पास आपकी होलिस्टिक आपकी केयर जो होती है, वो आपको पता है कि एक पेशेंट को कैसे होलिस्टिक केयर देते हैं, उसकी हॉस्पिटल साइड में उसकी नर्सिंग कैसे करवाई जाती है, अगर वो सब कुछ आपको पता होता है तो आप एक पेशनेट नर्स बन जाते हो, आप मतलब एक क्वालिफाइड नर्स बन जाते हो, प्रोफेशनल नर्स बन जाते हो। ऑल राइट, थैंक यू सो मच समरीना। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, अनमोल एंड समरीना आप दोनों से, कि आप एक फाइनल मैसेज अगर आप देना चाहें उन एस्पिरेंट्स के लिए जो बीएससीएन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एकेयू के अंदर, एक फाइनल मैसेज या फिर एडवाइस या फिर कोई सजेशन जो भी आप अगर देना चाहें। सर मैं ये कहूँगी कि आप अपने आप पे बिलीव रखें, बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर एबिलिटीज़, और अपनी क्वालिटीज़ पर बिलीव रखें। अभी से ही अपने स्किल्स को ज़्यादातर उन पे काम करें, अपने छोटे छोटे स्किल्स को बिल्ड करने की कोशिश करें, और एकेडमिक्स के अलावा भी दूसरे जो आपकी कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, आपकी वॉलंटियरिज्म में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। और ज़्यादातर हम सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में होते हैं तो हमारा यही होता है कि बस हमारे नंबर्स अच्छे आ जाए, हमारी
स्टडीज़ अच्छी हो, हमारी एकेडमिक्स अच्छी हो, तो आप कोशिश करें एकेडमिक्स के अलावा भी आप अपनी टाइम को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों में यूटिलाइज़ करें, स्किल्स पे आप काम करें, और ज़्यादातर आप अपने टाइम को मतलब ऐसी चीज़ों पे आप दे दें जो आपको आगे जाके काम आ सके। इवन यूनिवर्सिटी में डिफरेंट आपको लाइक आप स्पोर्ट्स में आते हो तो आपको आपके अंदर स्पोर्ट्स की जो एबिलिटीज़ है, यहाँ यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म्स देती है। तो आप कोशिश करें कि इन चीज़ों में आप आगे जाएँ, आपको आप उन चीज़ों में भी अपनी एफर्ट्स को, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें। और उसके अलावा यही बात कि आप अपने आप पे बिलीव रखें, कॉन्फिडेंस रखें। एक एक्यूबी की एक बहुत अच्छी लाइक स्लोगन है जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि राइज विद कॉन्फिडेंस के। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ राइज करें, आप इंशाल्लाह आप लोगों का जो टेस्ट और इंटरव्यू जो है वो हो जाएगा। Thank you, Samrina. Anmol, what would you like to suggest? हाँ, मैं ये कहूँगी कि अपनी जो लर्निंग का प्रोसेस है वो उसको आप कंटिन्यू रखें। जितना आप नॉलेज गेन करेंगे, जितना आपकी लर्निंग होगी, उतनी आपकी एबिलिटीज और आपका कॉन्फिडेंस में इम्प्रूवमेंट आती जाएगी, जो कि आगे जाके आपको हेल्प कर सकती है। All right. Thank you so much, Anmol and Samrina, for your time and knowledge. And I really appreciate के जो भी आपने एडवाइस और गाइडेंस और जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपने बताए हैं, होपफुली स्टूडेंट्स को ये हेल्पफुल होंगे जो हमारे बीएससीएन के फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं। तो on the behalf of TDV, I wish you best of luck for your future ahead. Thank you so much once again.